बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपनी चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 22.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 22.1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं की है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास एक्सरसाइज 22.2। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं क्लास कि ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट के साथ साथ थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है, लॉजिकल भी है। जब तक आप वीडियोस को नहीं देखेंगे आपको ग्राफ समझ में नहीं आएगा। टोटली ग्राफ बेस्ड एक्सरसाइज है ये। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे सबके ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बनाने से पहले उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लिहाजा आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को बगैर स्किप किए हुए, बगैर फॉरवर्ड किए हुए देखिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी एक्सरसाइज। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 22.2। जी, एक्सरसाइज 22.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहा जा रहा है ऑब्टेन परसेंटेज हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एंड ऑगिव फॉर द फॉलोइंग डाटा। जी, तो सबसे पहले जो हमें कहा जा रहा है यहां पर परसेंटेज हिस्टोग्राम बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो क्लास देखें, यहां पर हमारे पास ये डाटा गिवन है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसा कि डाटा दिखने में ही लग रहा है कि ये अनग्रुप डाटा है। ठीक है, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास मार्क्स है वो ग्रुप की फॉर्म में नहीं है बल्कि सेपरेट सेपरेट नंबर के फॉर्म में लिखे हुए। तो इस तरह का डाटा हमारा अनग्रुप डाटा कहलाता है। ठीक है, तो डिस्क्रीट डाटा भी कह सकते हैं क्योंकि काउंटेबल है। तो क्लास यहां पर जो है हमें बेसिकली अनग्रुप डाटा दिया हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि इसके हम डिफरेंट ग्राफ ड्रॉ करें, जिसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी है, परसेंटेज हिस्टोग्राम भी है, इसके अलावा ऑगिव भी है। इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम परसेंटेज हिस्टोग्राम के बारे में जान लेते हैं, बेसिकली ये क्या है और किस तरीके से हमने इसे ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो देखिए, परसेंटेज हिस्टोग्राम शुरू करने से पहले आपको इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि प्रॉपर्टीज इसकी क्या हैं। क्योंकि जब तक आप हिस्टोग्राम के बारे में जानेंगे नहीं, पूरी तरह से नॉलेज नहीं होगा, आप ग्राफ पेपर पर उसको प्लॉट नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं ये बहुत जरूरी है। आप भी अपनी कॉपी या रजिस्टर में एक तरफ इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यूज में भी इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इन पॉइंट्स का पता होगा, तभी आप हिस्टोग्राम जो है वो बहुत अच्छे से बना सकेंगे ग्राफ पेपर पर। उसके बारे में पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस डज नॉट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक है, यहां पर देखिए फर्स्ट पॉइंट है कि यहां पर जो एक्स एक्सिस है, आप लोगों ने क्लास 9 में ग्राफ पढ़ा होगा, यकीनन ग्राफ कोई नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए, ऑलरेडी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 9 में। तो वहां पर हमारे पास दो किस्म के एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो दोनों जो है 9th में 0 से स्टार्ट होते थे, ऐसे ही था ना, 0 से स्टार्ट होते थे, फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, इस तरह के उसमें 4 किस्म के हमारे पास क्वाड्रेंट थे। ठीक है, यहां पर ऐसा तो नहीं होगा, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है और थोड़ा सा 9th क्लास से डिफिकल्ट भी होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहां पर ये कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि जो हमारी एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस क्या होता है, जो कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है इस तरीके से, और वर्टिकल लाइन जो इस तरह से खड़ी होती है जमीन की तरफ, उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो एक्स एक्सिस है वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, जबकि while y axis must start from 0। हाँ, y axis जो है वो 0 से ही स्टार्ट होगा। ये इस ग्राफ की कंडीशन है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, हिस्टोग्राम ऑलवेज स्टार्ट विथ सम गैप। जब हम हिस्टोग्राम ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर पर, तो आप देखिएगा मैं थोड़े से गैप के बाद स्टार्ट करूंगी हिस्टोग्राम। ठीक है ना, शुरू में थोड़ा सा हमें गैप देना होता है, चाहे हम 1 स्क्वायर कर दें, 2 स्क्वायर कर दें, वो हमारी मर्जी है। ये वो नहीं है कि आपने इतने ही स्क्वायर का गैप देना है, 5 स्मॉल स्क्वायर या 2 स्मॉल स्क्वायर। गैप हमारी मर्जी, हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गैप देना बहुत जरूरी है। तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि हिस्टोग्राम ग्राफ ऑलवेज स्टार्ट विथ सम गैप एंड इज ड्रॉन इन फॉर्म ऑफ बार।
जी, जो हिस्टोग्राम है वो हमारा बार की फॉर्म में होगा। बार समझते हैं ना आप, इस तरह से लंबे लंबे जो बार बने होते हैं, तो ये बार की फॉर्म में बनता है हिस्टोग्राम। इसके अलावा इसका थर्ड पॉइंट है, हिस्टोग्राम ग्राफ कैन बी मेड विथ फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी परसेंटेज। अब हिस्टोग्राम ग्राफ को हम दो तरह से बना सकते हैं, एक फ्रीक्वेंसी के साथ और दूसरा फ्रीक्वेंसी परसेंटेज के साथ। अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हमसे फ्रीक्वेंसी परसेंटेज के साथ पूछा गया है तो हम इसे फ्रीक्वेंसी परसेंटेज के साथ बनाएंगे, और अगर फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ हमसे सिंपल कहा जा रहा है कि हिस्टोग्राम ग्राफ बनाए, तो वो हम फ्रीक्वेंसी के साथ बनाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे परसेंटेज हिस्टोग्राम का कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि हमें परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पहले फाइंड करनी होगी ताकि हम उसका परसेंटेज हिस्टोग्राम ग्राफ इजीली बना सकें। तो आइए सबसे पहले तो हम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। जी, तो परसेंटेज हिस्टोग्राम फाइंड करने के लिए कॉलम ड्रॉ कर ली है हम लोगों ने, देख सकते हैं आप। फर्स्ट कॉलम हमारा है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, जैसे कि क्वेश्चन में भी गिवन है। सेकंड हमारा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर थर्ड हम फाइंड करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के बाद लास्ट में हम फाइंड करेंगे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुकी हूं इनसे रिलेटेड फॉर्मूले। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F/N, ठीक है। N का मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। लिख लीजिए यहां पर ताकि आपको याद रहे, दिस इज फ्रीक्वेंसी। ब्रैकेट में F लिख लीजिएगा ताकि याद रहे कि ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और अब हम डाटा को कॉपी कर लेते हैं जो हमें गिवन है। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हमें नियम है 1 2 3 4 5, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। अच्छा, उसके बाद हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या है डाटा का, कि इतने स्टूडेंट्स हैं, यानी एक स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 मार्क्स लिए हैं, 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 मार्क्स लिए हैं, ठीक है। इसी तरह से 4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3 मार्क्स लिए हैं। इस तरीके से हमें इनको समझना है टेबल को। अब देखें यहां पर मेरे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं वो कितने हैं। पहला है 2, फर्स्ट 2 है हमारा, फिर 5, उसके बाद 4 है, 3 और फिर 1, ठीक है जी। तो क्लास अगर हम यहां पर फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 + 5 7, 7 + 4 11, 11 + 3 14 एंड 14 + 1 15, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, 15, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास इसको दूसरा नाम समीशन ऑफ f भी हम कह सकते हैं और स्मॉल n भी कह सकते हैं। तो मैं यहां पर इसको स्मॉल n के नाम से कह रही हूं टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। आगे देखिए हमें फाइंड करनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो किस तरह फाइंड होगी कि हर फ्रीक्वेंसी को हम टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दें। जितनी भी हमारी टोटल आई है ना फ्रीक्वेंसी, उससे हम डिवाइड कर दें। तो यानी इसका मतलब है कि 2 को पहले डिवाइड करेंगे 15 से, उसके बाद 5 को डिवाइड कर देंगे 15 से, फिर 4 को डिवाइड करेंगे 15 से। यानी बारी बारी हर फ्रीक्वेंसी को हमें किससे डिवाइड करना है, टोटल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। अब आपने कैलकुलेटर ले लेना है और कैलकुलेटर की हेल्प से इनको डिवाइड कर करके यहां पर आंसर मेंशन करने जी। तो क्लास अब हम 1 बाय 1 सब वैल्यू को कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं और आगे आंसर लिखते जाते हैं इनके। देखें 2 को जब हम डिवाइड करेंगे 15 से तो हमारा आंसर आएगा 0.133। बस ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 डिजिट्स तक आपने लेने हैं, 0.133, ठीक है। उसके बाद 5 को जब डिवाइड करेंगे हम 15 से तो यहां पर आ जाएगा
3 3, 3 बार 3, ठीक है, 6, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली है, आप देख सकते हैं। अब हम फाइंड कर लेते हैं परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला आपके सामने है। किस तरह से आएगा परसेंटेज फ्रीक्वेंसी? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने यहाँ पर फाइंड की है उसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से, तो हमारा परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी 0.133 मल्टीप्लाई होगा 100 से, फिर 0. इसी तरीके से हम सबको 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब इसका देखिए बेस्ट तरीका है मल्टीप्लाई करवाने का, कैलकुलेटर के बगैर भी बहुत इजीली आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे देखें क्लास? कोई भी वैल्यू जो कि डेसिमल में होती है, ठीक है, तो अगर वो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे 100 है, 10 है या 1000 है, यानी कि स्टार्ट में हमारा सिर्फ 1 लिखा हो और बाद में 0 हो, तो उनको बगैर कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, ठीक है ना। क्योंकि 1 ऐसी वैल्यू है जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो उस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालती, और जो डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट है वो हम इसके 0 देखकर बआसानी लगा सकते हैं। बस ये याद रखना है कि जब मल्टीप्लाई होती है वैल्यू तो हम डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट कहाँ करते हैं, यानी डेसिमल पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ, ये चीज याद रखनी चाहिए आपको। तो देखिए यहाँ चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, तो हम डेसिमल पॉइंट मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू दी राइट, यानी यहां से यहां शिफ्ट होगा, और कितने डिजिट के बाद शिफ्ट होगा वो हम 0 देखकर लगाएंगे फैसला, ठीक है। 0 हमने देखे यहाँ पर कितने हैं, 2 0 है, तो डेसिमल पॉइंट भी मूव होगा 2 डिजिट के बाद, यानी कि हम इसको इस तरह से करेंगे 13.3, ठीक है, यानी कि डेसिमल पॉइंट मूव होकर कहां आ जाएगा? 13 के बाद आ जाएगा। सेम यही काम हम यहां भी करेंगे कि डेसिमल पॉइंट मूव होकर कहां आ जाएगा? 33 के बाद, तो ये हो जाएगा इस तरीके से 33.3। सेम इसी तरह से यहां भी देखिए, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 6.6। यहां देखिए 0 लगा हुआ है ना, तो 0 तो अब लगेगा नहीं, तो 0 को हमने हटा दिया, पॉइंट से पहले वाले 0 को भी रिमूव कर दिया और पॉइंट के बाद वाले 0 को भी रिमूव कर दिया। सिर्फ हमारी ये दो वैल्यू रह गई 66, डेसिमल पॉइंट मूव होकर इनके दरमियान आ जाएगा 6.6। तो क्लास अब आपके लिए बेहतरीन वो ये है कि आप किस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। आपने इन सबको टोटल करना है, और अगर इनका टोटल 100 आ जाता है तो इसका मतलब आपने परसेंटेज बिल्कुल ठीक फाइंड किए। तो करके देख लेते हैं इनका टोटल। एग्जैक्टली इनका जो टोटल है वो 100 ही आ रहा है। ऑलमोस्ट देखें यहाँ पर 99.8 है, अगर हम उसे राउंड ऑफ करेंगे तो वो 100 ही हो जाएगा। तो डेसिमल में वैल्यू है, थोड़ा सा फर्क आ जाता है। देखिए थोड़ी सी वैल्यू, क्योंकि हमने पूरी तो नहीं ली है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट लिए, इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो आप उसे राउंड ऑफ करके 100 ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसका मतलब आपने परसेंटेज बिल्कुल ठीक फाइंड किए। तो क्लास यहाँ पर हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लिया है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली है, ठीक है। अब हम अपने ग्राफ की तरफ आ जाते हैं, जो कि है परसेंटेज हिस्टोग्राम। जी तो क्लास आ गए हैं ग्राफ की तरफ। सबसे पहले हम परसेंटेज हिस्टोग्राम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप देख लीजिए, ये मेरा ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आप देख सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, जबकि वाई एक्सिस पे हमने लिया है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। परसेंटेज हिस्टोग्राम के लिए हम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी लेंगे, अगर सिर्फ सिंपल हिस्टोग्राम बनाना होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी लेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैंने स्केल को किस तरीके से डिजाइन किया है। स्केल की तरफ आ जाते हैं। स्केल आपने क्या करना है कि यहाँ पर ग्राफ पेपर पर कॉर्नर पर लिखना है। ग्राफ पेपर का जो कॉर्नर नजर आ रहा है इस पे आप स्केल लिखेंगे। चूंकि मेरे पास जगह है, बोर्ड है, और आपको वाज़ेह तौर पर स्केल दिखाना है कि किस तरह से स्केल को लिखा जाता है, इसलिए मैंने बोर्ड का यूज किया है। आप ग्राफ पेपर के कॉर्नर पर लिखेंगे। तो क्लास देख लीजिए स्केल कैसे लिखेंगे। अलोंग एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर स्मॉल स्क्वायर यानी 10 स्मॉल स्क्वायर, ये जो छोटे छोटे स्क्वायर नजर आ रहे हैं, ये 1 यूनिट के इक्वल है। यानी हर 10 स्मॉल स्क्वायर के बाद 1 यूनिट का इजाफा हो रहा है। आप देख सकते हैं 1 के बाद 2 है, फिर 10 स्मॉल स्क्वायर के बाद 3 है, फिर 10 स्मॉल स्क्वायर के बाद 4 है, इसी तरह से सो ऑन, ये चलता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से अब हम वाई एक्सिस को देख लेते हैं। अलोंग वाई एक्सिस को मैंने किस तरह से किया है
कि tan स्मॉल स्क्वायर tan यूनिट के इक्वल है, यानी हर tan स्मॉल स्क्वायर के बाद क्या है, 10 है, फिर tan स्मॉल स्क्वायर के बाद 20 है, फिर tan स्मॉल स्क्वायर के बाद 30 है, फिर 40, इसी तरह से चलते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपने भी ग्राफ पेपर के लिए पहले स्केल को डिजाइन कर लेना है, उसी के मुताबिक आपने ग्राफ पेपर पर प्लॉटिंग करनी है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं ग्राफ की तरफ। जी क्लास, तो आ गए ग्राफ की तरफ। देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास मार्क्स ऑफ स्टूडेंट है, जबकि यहाँ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मैंने ली है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से प्लॉटिंग करी है कि ये जो आपकी बाउंड्री है ना, ये वन को शो कर रही है, यानी कि पहली क्लास जो मेरी है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ये 1 की बाउंड्री है, ये 2 की बाउंड्री है, ये 3 की बाउंड्री है, ये 4 की बाउंड्री है और ये 5 की बाउंड्री है। जैसा कि आपको पता है कि हिस्टोग्राम जो है वो बार की शक्ल में बनाया जाता है, तो हम यहाँ बार ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 में मेरे पास जो एंट्री है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स में, जो 1 में जो एंट्री हम करेंगे वो कहाँ करेंगे, इसमें परसेंटेज कितनी आ रही है, परसेंटेज आ रही है 13.3, यकीनन 10 से ऊपर होगी। तो 10 से ऊपर होगी तो यहाँ पर हम 1 डिजिट को काउंट करेंगे, 11, 12, 13 और 13.3 है तो थोड़ा सा आगे ले लेंगे, 13.3 यहाँ पर आ जाएगा तकरीबन, ये मैंने लिखा हुआ भी है। अब देखें यहाँ पर चूंकि 1 है ना, तो 1 के ऊपर नहीं हम पॉइंट लगाएंगे, बल्कि हमारी 1 की बाउंड्री क्या है, ये पूरी 1 की बाउंड्री शो कर रही है, तो हम इस पॉइंट पर आकर लगाएंगे। ये देखें ये 13.3 है, यहां पर हमने ये पॉइंट शो किया, ये आपको नजर आ रहा होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद अब अगेन यही बाउंड्री जो कि पूरी 1 की है, तो यही सेम पॉइंट हम यहां भी लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्केल से इसको ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट भी आपस में मिला देंगे हम। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक बार यहां पर ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड की तरफ। तो देखिए मार्क्स ऑफ स्टूडेंट जब मेरे पास 2 है तो उस पर मेरी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 33.3। तो 33.3 कहां आएगा, 33.3 यानी कि 30 से ऊपर आएगा, 30 से बड़ा है। तो हम यहां से काउंट करेंगे 31, 32 एंड 33। और चूंकि 0.3 की बात हो रही है तो तकरीबन इससे आगे यहां आएगा, तकरीबन ये है। तो मैं यहां लिख भी देती हूं 33.3 यहां पर आएगा तकरीबन। ठीक है, अब ये देखें इसके सामने यहां पर मुझे 2 की बाउंड्री में बनाना है, तो ये 33.3 यहां आ जाएगा। ये लीजिए यहां आ गया, ये पॉइंट मैंने यहां लगाया। अब चूंकि ये पूरी बाउंड्री ही 2 की है, तो जो सेम पॉइंट यहां मैंने लगाया है बिल्कुल इसी के सामने हम यहां भी लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से अब आप इसको स्केल से इस तरह मिला दीजिए। ये ऊपर पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। जी ये देख सकते हैं ये सेकंड बार भी हमारा बन गया है। अब आ जाते हैं अपने मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 3 की तरफ। तो 3 पर मेरी परसेंटेज आ रही है 26.6। 26.6 का मतलब है कि यकीनन 20 से ऊपर होगी। तो 21, 22, ये 25 यहां पर आएगा सेंटर में, और 25 के बाद ऊपर आएगा यकीनन 26, और 26.6 है तो तकरीबन हम थोड़ा सा ऊपर यहां पर ले लेंगे, 26.6 यहां आ जाएगा। अब मैं यहां पर आपके सामने लिख भी देती हूं 26.6 कुछ इस जगह पर आएगा। ठीक है, अब यहां पर मुझे कहां लेकर आना है, इसको 3 पर प्लॉट करना है। तो ये तकरीबन जी ये यहां आ जाएगा पॉइंट्स। ठीक है, यहां पर तो हम इसको यहां लगा देते हैं, ये देख सकते हैं, और अब हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे यहां पर। ये देख सकते हैं हमारे पास मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 3 की बाउंड्री भी आ चुकी है। अब हम आ जाते हैं 4 की तरफ। तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 4 में हमारे पास परसेंटेज आ रही है 20, पूरी 20 आ रही है। तो देखें यहाँ पर 20 आपके सामने मौजूद है, तो ये पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पर देखें मैं लगा देती हूँ। ठीक है, और इसी के सामने हम यहाँ लगा देंगे, क्योंकि ये पूरी बाउंड्री किसकी है, 4 की है।
अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं स्केल से। जी, ये देख सकते हैं ये मेरे पास आ चुकी है। अब हम आ जाते हैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 5 की तरफ। तो 5 पर मेरी परसेंटेज आ रही है 6.6, यानी कि यहां पर होगी कहीं 10 से नीचे होगी, तो 10 है तो यहां पर दीजिए 1 2 3 4 5 6, यहां पर आ रहा है 6, और 6 से थोड़ा सा ऊपर, चूंकि 6.6 की बात हो रही है तो मैं 1 पॉइंट थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिएगा 6 आ रहा है और 6 से मैंने थोड़ा सा ऊपर यहां ले लिया पॉइंट, सेम यही पॉइंट में यहां भी लगा दूंगी। तो अब देखिए यहां पर जी, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये हमारा परसेंटेज हिस्टोग्राम जो है वो रेडी हो गया। अब आप चाहे तो इसके अंदर कलर भी कर सकते हैं, चाहे तो आप पेंसिल का शेड भी कर सकते हैं। इसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए इस तरीके से आप शेड भी दे सकते हैं, मर्जी है आपकी, जो दिल चाहे आप करना चाहें। कलर भी कर सकते हैं ताकि ये मजीद और खूबसूरत लगे, और अगर आप चाहें तो इस तरह से पेंसिल का शेड भी दे सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। तो हमारा यहाँ पर ग्राफ कंप्लीट हुआ, परसेंटेज हिस्टोग्राम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरफ। तो क्लास आ गए हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरफ। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का टेबल बनाने से पहले आप इसकी प्रॉपर्टीज को समझ लें। बेसिकली हमें इसमें क्या खास बात है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, खास तौर पर आपके लिए मैंने डिजाइन किया ताकि आप लोग इन पॉइंट्स को याद कर लें, ताकि आपको पता चले कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है उसको बनाने के लिए मेन पॉइंट्स, मेन बातें क्या हैं जो आपको याद रखनी है। तो इन पॉइंट्स को आप अपने पास लिख कर रख लें, याद करने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में एमसीक्यूज के हवाले से भी इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमारा पहला पॉइंट तो वही होगा जो कि हमने हिस्टोग्राम के लिए यूज किया था कि एक्स एक्सिस डज नॉट हैव टू स्टार्ट। यहां पर आप जितने भी ग्राफ बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का हो या हिस्टोग्राम का हो, वो सबके सब एक्स एक्सिस पे जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सिस पे हमें 0 नहीं लेना है, वाई एक्सिस पे 0 लेना है। तो ये पॉइंट तो सबके लिए कॉमन होगा कि एक्स एक्सिस डज नॉट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 व्हाइल वाई एक्सिस मस्ट स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। तो वाई एक्सिस जो है वो हमारा 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन एक्स एक्सिस 0 से स्टार्ट नहीं होगा। यानी हम अपनी तरफ से कुछ डिस्टेंस के बाद कहीं से भी जो है वो एक्स एक्सिस को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई हमारे पर पाबंदी नहीं है। 0 से तो वो स्टार्ट हो ही नहीं रहा, ठीक है। तब हम ग्राफ बनाएंगे तो फिर आपको बेहतर समझ आएगा। अभी देखिए सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वी ऐड 2 डमी क्लासेस, 1 इन द स्टार्ट एंड 1 एट द एंड, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जो हम ग्राफ बनाएंगे उसमें हमें जो है वो करना क्या होता है कि 2 डमी क्लासेस जो है वो अपनी तरफ से ऐड करनी होती है। एक स्टार्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मार्क्स ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो स्टार्ट में यहाँ पर 1 है, लेकिन मुझे इससे पहले एक अपनी तरफ से भी एंट्री करनी होगी जो कि इससे कम हो, 1 से कम हो, और एक एंड में एंट्री करनी होगी जो कि इस वैल्यू से थोड़ी बड़ी हो, ठीक है। वो कुछ भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, व्हाटएवर। और यहाँ पर इससे कम हो, 1 से कम, तो हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, 0 भी ऐड कर सकते हैं, -1 भी, खैर -1 तो नहीं, 0 ऐड कर सकते हैं। 12 या जब हम टेबल बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का, तो जब आपको बात समझ आ जाएगी कि कैसे हमें डमी क्लासेस को ऐड करना है, तो यहाँ पर हम 2 डमी क्लासेस को ऐड करेंगे, एक स्टार्ट में और एक एंड में, ठीक है। तो जाहिर है कि वो डमी क्लासेस जो हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे तो वहां फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि उसकी तो कोई फ्रीक्वेंसी होगी नहीं ना। तो हम स्टार्ट में भी 0 फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे और एंड में भी 0 फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है मेरा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑलवेज स्टार्ट एट द एंड, सॉरी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑलवेज स्टार्ट एंड एंड विद 0 फ्रीक्वेंसी। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है स्टार्ट में भी हमारी फ्रीक्वेंसी 0 होगी और एंड में भी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। ये अभी हम टेबल जब बनाएंगे तो उसमें आपको मैं बता दूंगी कि किस तरीके से आपने टेबल में रखनी है। तो जाहिर है कि जब हम कोई भी अपनी तरफ से डमी क्लास ऐड करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड ही नहीं होगा, इस वजह से स्टार्ट और एंड जो है वो फ्रीक्वेंसी मेरा क्या होगा, 0 होगा।
और इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा जब हम इसको ग्राफ बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। इसके अलावा 4 पॉइंट है, इट इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, ये जो है हमारा जो ग्राफ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये स्केल की हेल्प से बनाया जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने क्यों लिया, इसकी खास वजह है, जब हम ओगेफ को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर मैंने स्केल का वर्ड क्यों यूज करा। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का हम जो भी ग्राफ बनाएंगे वो स्केल की हेल्प से होगा। एक चीज और बता दूं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बनाने के लिए जब भी आएगा आपके पास, आप 3 तरह के ग्राफ पेपर में एग्जाम में बनाएंगे। एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का, एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और एक परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में बेसिकली कोई इतनी मेहनत नहीं है, इतना आसान तो नहीं आ सकता कि आपसे क्वेश्चन में सिर्फ फ्रीक्वेंसी का ही पूछा जाए। फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी दी भी होती है, तो इतना इजी नहीं आ सकता। तो अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात हो तो आप 3 ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का टेबल सेम वही होगा जो हमने हिस्टोग्राम के लिए ड्रॉ किया था, बस सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस ये होगा कि क्लास हम स्टार्ट में और एंड में अपनी तरफ से क्लासेस को यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डमी क्लासेस। डमी मतलब जो हम खुद से अपनी तरफ से फर्जी तौर पर ऐड कर लेते हैं। यूं समझ ली कि हम झूठ बोल रहे हैं, झूठी एंट्री हमने कर दी एंड में भी और स्टार्ट में भी। झूठी तो खैर अच्छा वर्ड यहाँ पर नहीं लग रहा है, आप इसे कह सकते हैं कि डमी एंट्री हम लोगों ने की अपनी तरफ से। जैसे कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, अब मैंने स्टार्ट में किया 0 में 0 ऐड किया। ठीक है, और फिर एंड में 5 के बाद जाहिर है क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। कुछ भी कर सकते हैं आप, 7 भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप 6 ही करें। ठीक है, आप इसके आगे वाली एंट्री 7 भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6 ले लिया, क्योंकि लाइन से चल रहे थे 4 5, मैंने आगे 6 कर ली। तो ये 0 और 6 क्लासेस जो है ये मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर ऐड कर ली। ठीक है, ये कहाँ होती है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ऐसा होता है। जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बनाते हैं तो एक एंट्री स्टार्ट में और एक एंट्री लास्ट में हम मस्ट करते हैं। कहाँ करते हैं, क्लासेस में। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट जो हमें स्टार्टेड में जो दी हुई होती है, बेसिकली दिस इज द क्लास इंटरवल। ठीक है, इन क्लास इंटरवल में हम करते हैं। अब जाहिर है चूंकि ये हमने अपनी तरफ से ऐड की तो फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर कोई थी नहीं ना, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसे तो कोई स्टूडेंट थे ही नहीं जिन्होंने 0 मार्क्स लिया हो, हमारे टेबल में तो नहीं थे, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसी तरह से ऐसे भी स्टूडेंट नहीं थे जिन्होंने 6 मार्क्स लिए हो, तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। यानी कि स्टार्ट में फ्रीक्वेंसी 0 होगी, लास्ट में फ्रीक्वेंसी 0 होगी। आगे सेम हमारी कैलकुलेशन सेम वही रहेगी जैसे कि हमने हिस्टोग्राम में किया था। हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी, f/n डिवाइड किया था। तो जाहिर है कि यहाँ पर मेरी पहली फ्रीक्वेंसी 0 है, 0 को मैं टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 यहाँ ऐड हो या लास्ट में ऐड हो तो हमारा 15 ही रहेगा। ठीक है, दैट इज n। तो हर फ्रीक्वेंसी को जब मैं टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दूंगी तो यहां पर मेरे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आता जाएगा, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। जाहिर है 0 को डिवाइड करेंगे 0 होगा, और ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं अपने लास्ट ग्राफ में, तो अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सेम इसी तरह से जब हम यहाँ पर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो हर वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये हम ऑलरेडी कर चुके थे। बस सिर्फ आपको बताना ये था कि स्टार्ट में 0 और लास्ट में मेरा 0 आएगा। तो जाहिर है कि 0 नीचे ऐड हो या ऊपर ऐड हो, टोटल परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 ही आएगी। अच्छा क्लास, जिस तरह से आप परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को टोटल करते हैं तो वो 100 आनी चाहिए, इसी तरह से जब आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे तो इनका टोटल 1 आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही फाइंड की है, तो इनका टोटल 1 आना चाहिए और इनका टोटल 100 आना चाहिए। ये आपके सामने टेबल मौजूद है। अब हम आ जाते हैं, अच्छा एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आपकी एग्जाम में आपके क्वेश्चन में लिखा आता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए, तो आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं बनाना, बल्कि आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मतलब है कि बेसिकली आपने तीन ग्राफ बनाने हैं, एक सिंपल फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ और एक परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के साथ। टोटल हमारे पास 3 ग्राफ बनेंगे अगर बात सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की जाए क्वेश्चन में। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ही स्पेशली ये कहा जाए कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए तो फिर हम सिर्फ ये वाला टेबल लेंगे, या अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए तो हम सिर्फ
ये वाला कॉलम कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। लेकिन अगर क्वेश्चन में इन दोनों में से कोई भी बात मेंशन ना हो, सिर्फ कहा जाए कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए, तो फिर हम तीनों ग्राफ शो करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी के साथ, एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ और एक परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के साथ। तो आ जाते हैं अब हम ग्राफ की तरफ। लेकिन ग्राफ की तरफ आने से पहले आपको बता दूं कि ये टेबल अपने पास नोट कर लीजिएगा। ये टेबल आपके स्क्रीन पर बार बार शो नहीं होगा, इसीलिए कह रही हूं कि इस टेबल को अपने पास नोट करके रख लीजिए। जब हम ग्राफ की वीडियो यहां पर बनाएंगे, ग्राफ आपको, तो उस वक्त स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पेपर ही शो होगा, टेबल शो नहीं होगा। तो लिहाजा इस टेबल को अपने पास नोट कर लीजिए जी। तो क्लास अब हम आ गए अपने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरफ। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए सबसे पहले हम जो है अपना ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेंगे, वो फ्रीक्वेंसी और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स के दरमियान ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस पे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट लेंगे। पहले आप स्केल देख लेंगे, स्केल हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे। अलोंग एक्स एक्सिस पे tan स्मॉल स्क्वायर को मैंने 1 यूनिट के इक्वल सपोज किया है, ठीक है। तो जो छोटे छोटे ये जो tan स्मॉल बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, ये 1 यूनिट के इक्वल है, यानी हर 10 बॉक्स के बाद 1 यूनिट का इजाफा होता जा रहा है, ठीक है। अलोंग वाई एक्सिस पे भी सेम यही मैंने लिया है, tan स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद अब हम आ जाते हैं ग्राफ की तरफ। तो क्लास ये हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का बना रहे हैं ग्राफ। तो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, इसमें हमने 2 डमी क्लासेस जो है वो ऐड की थी अपनी तरफ से। स्टार्ट में भी हमने 0 लिया था और एंड में हमने जो है वो 5 से आगे 6 लिया था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 0 क्लास मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हमने 0 से स्टार्ट किया था। तो ये देखेंगे 0 आपके सामने है। फर्स्ट पॉइंट तो हम यहाँ ले लेंगे 0, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमने यहाँ ले लिया। इस तरह से मैं इसको सर्कल कर देती हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नजर आए पॉइंट, ठीक है। उसके बाद 1 जो है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट पे मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही थी, मेरी फ्रीक्वेंसी आ रही थी 2, यानी 1 पर मेरी यहाँ पर आ रही है 2। तो ये देखें मैं 1 पर 2 प्लॉट कर लेती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने पॉइंट लगाते जाना है। उसके बाद फिर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2 पर मेरी फ्रीक्वेंसी थी 5। तो ये देखें 2 पर मैं आ जाती हूँ यहाँ 5 की तरफ। ये देखें ये 5 है। सारे पॉइंट आपने इस तरीके से लगा देने। उसके बाद 3 पर आ रही है मेरी फ्रीक्वेंसी 4। ये देखें ये 3 पर फ्रीक्वेंसी 4 कहाँ आएगी, यहाँ आएगी इसके सामने। ये 3 है पॉइंट और ये 4 है, ये मैंने यहां लगा दिया है, ठीक है। चाहे तो आप इनको सर्कल कर दें ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नजर आए। ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 पे 3 है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 4 लेंगे और फ्रीक्वेंसी यहां पर लेंगे 3। तो ये देख सकते हैं 4 पे यहां पर आएगा, ठीक है। और फिर 5 पे 1 है, ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 5 है और यहां पर फ्रीक्वेंसी 1 है। तो हम यहां पर लगा देंगे 1 के सामने, ठीक है। मैंने सर्कल कर दिया। उसके बाद एक डमी क्लास जो एंड में हमने नोट की थी, टेबल में याद होगा आपको, 5 के बाद हमने 6 अपनी तरफ से लगाया था और उस पर फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 0 थी। इसका मतलब है कि हमने 0 पर ही पॉइंट लगाना है। तो ये पॉइंट यहीं आ जाएगा 0 पर, 0 ये रहा मेरा पॉइंट, ठीक है। तो हम यहां पर लगा देंगे। अब इसके बाद हम इन तमाम पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो देख सकते हैं मैं इस तरीके से आपके सामने ज्वाइंट्स कर रही हूं। जी ये देख सकते हैं, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ निकलकर सामने आया है। और आप देख सकते हैं मैंने आपसे कहा था टेबल में कि ये जो है 0 से स्टार्ट होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और 0 फ्रीक्वेंसी पे एंड होता है। देख सकते हैं यहाँ पर 0 फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट हुआ और 0 फ्रीक्वेंसी पर इसका एंड हुआ, ठीक है। तो चाहे तो इसमें आप शेड कर दें या वैसे ही रहने दें, कोई मसला नहीं है। बहरहाल ग्राफ आपका यहाँ कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद है कि समझ आया होगा। अब हम इसी को यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को अब हम ड्रॉ करेंगे
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ। अब हम बनाने जा रहे हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो आइए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को भी देख लेते हैं। जी, तो क्लास आ गए हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरफ। सेम बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा जैसे कि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बनाया था। ये भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा, सिर्फ वाई एक्सिस पे चेंज आएगा। यहाँ अब हम फ्रीक्वेंसी की बजाय क्या लेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एक्स एक्सिस हमारा वही रहेगा, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, जैसे कि हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में लिया था। तो इसकी स्केलिंग देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने स्केल को डिजाइन किया है कि अलोंग एक्स एक्सिस tan स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। सेम वैसे ही है कि tan स्मॉल स्क्वायर जो है वो 1 यूनिट के इक्वल है, ठीक है। tan के बाद 1 का इजाफा होता जा रहा है। उसके बाद अलोंग y एक्सिस tan स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 यूनिट, यानी ये जो tan स्मॉल स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 0.1। जैसे जैसे tan स्क्वायर के बाद जो है हम फिर 0.1 का इजाफा करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, 0.3, 0.4 देख सकते हैं आप ग्राफ में, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। ये तो क्लास उसके बाद 1 पर देखिएगा, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट में 1 पे हम देखेंगे तो 0.13 आएगा। 0.1 मेरा ये रहा, इसके ऊपर मजीद 3 बॉक्सेस हम काउंट करेंगे तो ये 0.13 हो जाएगा। 1 2 3 इस तरीके से यहाँ देखिएगा 1 2 3, ये पॉइंट यहां आ जाएगा। सॉरी, 1 पे देख रहे हैं तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, ठीक है। इस पे मैं सर्कल कर देती हूं। उसके बाद 2 पर आ जाते हैं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2 में देखिएगा, 2 में लिखा हुआ है 0.33। 0.3 मेरा ये रहा, इसके ऊपर मजीद 3 स्मॉल बॉक्सेस काउंट करेंगे हम, 1 2 3। तो ये देखें 2 पे यहां आ जाएंगे हम, 1 2 3 यहां लगा दीजिए पॉइंट। फिर 3 में देखेंगे तो 3 में हमारा लिखा हुआ है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.26। 0.26 ये रहा 0.26। तो 0.26 का मतलब है कि 2 के बाद हमने मजीद 6 स्मॉल बॉक्सेस को काउंट करना है। तो 5 यहां तक हो गए और 6 इसके ऊपर होगा। तो 3 में ये देखेंगे यहां आ जाएगा, 3 के बिल्कुल सामने ऊपर लगाइएगा। ये देखें 0.2, यहाँ पर 0.25 है और ऊपर 0.26 हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद 4 में आ जाए, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 4 में देखिएगा 0.20 लिखा हुआ, यानी एग्जैक्टली मुझे 0.2 पर लगाना है। तो 4 में 0.2 के कहां पर है, ये रहा, इसी के सामने बिल्कुल लगा दें। उसके बाद फिर 5 में 0.06 है। 0.06 का मतलब है कि हम 0 के बाद से काउंट करेंगे आप। तो 0.01, 0.05 यहां आएगा सेंटर में और 0.06 इसके ऊपर आएगा, यानी कि यहां पर मैंने यहां पॉइंट लगा दिया। और 6 चूंकि मेरी अपनी डमी क्लास थी तो इस पर मेरी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 0 थी, तो 0 इसी लाइन में आएगा बिल्कुल। तो 6 पे हम यहां 0 पे लगा लेते हैं पॉइंट। जी, ये देख सकते हैं सारे पॉइंट्स मुझे मिल चुके हैं। अब मैं इन पॉइंट्स को कर देती हूं ज्वाइंट। जी, ये देख सकते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मेरा यहाँ पर बन चुका है, आपके सामने है। इसमें आप चाहें तो कोई कलर, कोई पेंसिल का शेड कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये मेरा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सेम इसी तरह से परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगा, बस यहाँ पर सिर्फ वाई एक्सिस पे चेंज आता रहेगा, एक्स एक्सिस हमारा सेम वही रहेगा। अब यहाँ वाई एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो आ जाते हैं हम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरफ।
ये तो क्लास आ गए हैं परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरफ। तो सेम बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा, सिर्फ हमारा वाई एक्सिस चेंज होगा। यहाँ पर अब हम फ्रीक्वेंसी परसेंटेज ले लेंगे और एक्स एक्सिस हमारा वही रहेगा, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। स्केल देख लीजिए किस तरीके से बना हुआ है, सेम देखिए एक्स एक्सिस का तो स्केल वही है, 10 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ पर वाई एक्सिस में थोड़ा सा चेंज हुआ है, 10 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूनिट के इक्वल है, यानी कि 1 स्मॉल स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 यूनिट के। तो अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं जी। तो क्लास ग्राफ को देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसमें हम प्लॉटिंग करना शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट तो वही हमारा सेम 0 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डमी क्लास तो आपने हर कॉलम में, हर टेबल में नोट करनी है, चाहे वो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो या सिंपल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो, तो डमी क्लास हर एक में आएगी। तो स्टार्ट तो हम 0 से ही करेंगे, तो पहला पॉइंट तो हम 0 पे लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने डमी क्लास जो स्टार्ट में ली थी वो 0 थी, लिहाजा हम यहाँ पर 0 पे पॉइंट लगा लेते हैं। उसके बाद फिर 1 पे देखिएगा हमारा आ रहा है 13.3 परसेंटेज, ठीक है। 13.3 परसेंटेज का मतलब है कि हम 10 से ऊपर देखेंगे ना, तो 10 से ऊपर क्या आ जाएगा, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। लेकिन यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, 13.3। तो 3 तो हम पूरा पूरा लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर ले लीजिएगा, क्योंकि 0.3 भी है ना। तो यहाँ पर देखें, यहां पर तो ये 10 आ गया और ऊपर 1 2 3, ठीक है, 3 से मैंने थोड़ा सा ऊपर ले लिया ताकि 13.3 कैलकुलेट हो सके यहाँ पर। अब इसको हम इस तरीके से सर्कल कर देती हूँ इस पॉइंट को। उसके बाद 2 पे मेरा आ रहा है 33.3। तो 33.3 का मतलब है कि 30 से ऊपर 3 बॉक्सेस हमने लेने हैं या 3 स्मॉल स्क्वायर लेने हैं। तो 2 के ऊपर हम ले लेते हैं 33.3। तो देखिए यहाँ पर ये 30 हो गया और 30 से ऊपर मुझे 3 स्मॉल बॉक्सेस काउंट करने हैं, तो 1 2 3 थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि 13.3 कैलकुलेट हो जाए यहाँ पर इस तरीके से। मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। फिर 3 पे देखिएगा, 3 पे है 26.6, यानी 20 से 6 डॉट सॉरी 6 स्मॉल बॉक्सेस जब मैं ऊपर जाऊंगी तो देखिए यहाँ पर 5 है और 5 के ऊपर एक 6 ले लेते हैं हम, ये 6 है, 26 यहां आ जाएगा, ठीक है, और 26.6 है तो थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, 26.6 ये लीजिए, यहां आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर 4 है, 4 में एग्जैक्टली 20 है, तो ये देखें 20 के सामने बिल्कुल लगा दीजिएगा 4 पे। ये 4 के ऊपर और 20 के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं। इसको मैं सर्कल कर देती हूँ पॉइंट को ताकि ये प्रोमिनेंट हो, आपको नजर आए। उसके बाद 5 पे है 6.6, तो 6.6 यकीनन 10 से नीचे होगा और 0 से ऊपर होगा। तो यहाँ पर देखें ये सेंटर में 5 है, 5 के ऊपर 6 है, ये यहाँ देखें ये 5 है और 5 के ऊपर मेरा 6 है, तो 6.6 है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, 6.6 है, ठीक है, ये लीजिए ये 6.6 हो गया। उसके बाद चूंकि एक डमी क्लास थी मेरी लास्ट में 6, ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, लास्ट में मेरी डमी क्लास 6 है। तो अब 6 पे यकीनन मेरी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 0 थी, तो 0 मेरा यहीं पर आ जाएगा, ये देखें यहीं पर 0 है, तो मैं इसको 0 यहां पर लगा देती हूँ। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे आपने लास्ट ग्राफ बनाए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये भी उसी तरीके से बन जाएगा, सिर्फ वाई एक्सिस पे थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। जब भी कभी आपसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का कहा जाए सिर्फ, तो आपने ये तीनों ग्राफ को प्लॉट करना है, तीनों ग्राफ ड्रॉ करने होंगे, ठीक है।
जी जी, ये देख सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपके सामने बन चुका है। ठीक है, तो देख सकते हैं बिल्कुल सेम पिछले वालों की तरह ही है, बस सिर्फ वाई एक्सिस पे चेंज हो रहा है और सिंपली आपने बहुत इजीली इनको ड्रॉ कर लिया। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल की तरफ। तो देख लीजिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में हमारे पास यही डाटा गिवन है। इसी को देखते हुए मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, टोटल हमें पता है, सिर्फ हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो हमारा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगा। तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपको पहले भी पता चुकी हूँ कि किस तरीके से आती है। देखिए हम करेंगे क्या, पहली जो हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको तो हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ये मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरी फ्रीक्वेंसी आएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो नेक्स्ट इसमें ऐड कर आएगी, यानी 2 में मैं 5 को ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मुझे यहां पर ऐड करते जाना है। फिर इसी तरह से देखिए जो 7 आया है, 7 में अब मैं यहां पर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करूंगी। तो 7 में जब हम 4 को प्लस करेंगे तो यहां पर 11 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम आगे से आगे वाली फ्रीक्वेंसी को इस वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाएंगे और हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। अब यहां पर 11 आ चुका है। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, 11 में 3 को प्लस करूंगी, इस तरीके से 11 में मैं 3 को प्लस करूंगी तो कितने हो जाएंगे, 14। ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, 14 में 1 को प्लस करूंगी, इस तरीके से 14 में 1 प्लस होगा तो नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आ चुका है। यही हमसे पूछा गया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ओगेव की तरफ। इसको जाइफ भी कहते हैं बात लोग और इसकी प्रोनाउंस ओगेव, चले हम ओगेव कह देते हैं। तो ओगेव देखते हैं किस तरीके से बनता है। जी, ये क्लास आ गए नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओगेव की तरफ। तो ओगेव की जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उससे पहले हम उसकी प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं कि बेसिकली ओगेव में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या हैं जो कि आपको याद रखने हैं। तो देख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट सेम हमारा वही होगा, एक्स एक्सिस डज नॉट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 व्हाइल वाई एक्सिस मस्ट स्टार्ट फ्रॉम 0। जैसे कि आपको पहले बता चुकी हूँ, इसमें जितने भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो 0 से स्टार्ट नहीं होंगे, यानी एक्स एक्सिस पे 0 नहीं लिया जाएगा जबकि वाई एक्सिस पे हम 0 लेंगे। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट है फॉर अनग्रुप डाटा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, अनग्रुप डाटा है ना। ठीक है, ग्रुप डाटा की बात बाद में होगी, अभी यहाँ पर अनग्रुप डाटा है जो कि स्कैटर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, जाहिर है ग्रुप की फॉर्म में नहीं है। दिस इज कॉल्ड द अनग्रुप डाटा और इसे आप डिस्क्रीट डाटा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा ऑल क्लासेस आर अपर क्लास लिमिट, इसमें जितनी भी आपको क्लासेस दी हुई है, यानी ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट जो दिए हुए वो सबके सब क्या है, अपर क्लास लिमिट कहलाएंगे वो। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये सब क्लासेस क्या है, अपर क्लास लिमिट। उसके अलावा थर्ड पॉइंट देखिएगा, टू कंस्ट्रक्ट ओगिव। ओगिव को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहते हैं, पहले ही बता चुकी हूँ, 2 नाम है इसके। तो हम इसे ओगिव भी कह सकते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में जिस नाम से भी आता है मतलब यही होगा इसका। जी, टू कंस्ट्रक्ट ओगिव वी एड 1 डमी क्लास एट द स्टार्ट। जैसा कि हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में कहा था कि 2 डमी क्लासेस हम ऐड करेंगे, एक स्टार्ट में और एक एंड में, लेकिन ओगिव में सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट में डमी क्लास ऐड होती है, एंड में हम डमी क्लास ऐड नहीं करेंगे। बस यही फर्क है मेन ओगिव में और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम एंड में भी डमी क्लास ऐड करते हैं जबकि ओगिव में सिर्फ स्टार्ट में डमी क्लास ऐड होती है, एंड में नहीं होती। अच्छा, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, इट इज ड्रॉन विदाउट यूजिंग स्केल। अब देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में मैंने स्केल का वर्ड यूज किया था कि वो स्केल की हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे, जबकि ओगिव जो है वो स्केल की हेल्प से यूज नहीं होता, बल्कि हम फ्री हैंड यानी थ्रू अपने हाथ से जो है वो फिगर को ड्रॉ करेंगे। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। फिलहाल ये पॉइंट्स जो थे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको आप अपने पास नोट कर लें, क्योंकि ये तमाम पॉइंट्स जो है वो आपके काम आएंगे जब आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। ठीक है,
तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं टेबल की तरफ। तो क्लास आ गए हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक ओगाइफ, जिसे हम ऑजिव भी कह सकते हैं, ओगाइफ भी कह सकते हैं, जो आप प्रोनाउंस करना चाहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा क्लास, ओगाइफ का जो दूसरा नाम है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपके पेपर में ओगाइफ के नाम से भी आ सकता है ग्राफ बनाने को, और अगर आपसे कहा जाए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करें तो उसका मतलब भी यही होगा कि आप ओगाइफ को ड्रॉ करें ग्राफ पेपर पर, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है। आपको दूसरा नाम इसलिए बता रही हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो पेपर में कि हमने तो ओगाइफ सीखा था, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है। तो ये बेसिकली दोनों एक ही है, ठीक है जी। तो क्लास, अब ओगाइफ प्लॉट करने के लिए ग्राफ में हमारे पास तकरीबन वही टेबल होगा, सिर्फ एक नई चीज का यहाँ पर इजाफा हुआ है क्लास, वो देख लीजिए। वो हम ये करेंगे कि जो हमारे मार्क्स ऑफ क्लासेस यहाँ पर जो दी हुई है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट जो यहाँ पर गिवन है, उसमें हम स्टार्ट में एक डमी क्लास का जो है वो इजाफा करेंगे, ठीक है। डमी क्लास इंटरवल का इजाफा करेंगे। डमी मतलब अपनी तरफ से एक वैल्यू को यहाँ पर ऐड करेंगे जो कि इससे कम होगी यकीनन, जो हमारे पास जो नेक्स्ट मार्क्स जो दिया हुआ है इस मार्क्स से यकीनन कम होनी चाहिए वो, ठीक है। तो वो हम अपनी तरफ से एक इजाफा करके ऊपर लिख देंगे। तो ये ओगाइफ का रूल है, जैसे कि आपने प्रॉपर्टी में भी पढ़ा कि इसमें स्टार्ट में हम डमी क्लास को अपनी तरफ से ऐड करते हैं। तो वो डमी क्लास हमने यहाँ पर ऐड कर दी, डेट इज 0, सिर्फ स्टार्ट में, एंड में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में किया, यहां पर हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ हमें कहां पर ऐड करना है, स्टार्ट में। तो जब हमने स्टार्ट में अपनी तरफ से ये डमी क्लास ऐड की 0, तो जाहिर है इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि जाहिर है कि 0 जो है वो हमने अपनी तरफ से डाला है। तो टेबल में तो ये नहीं थी, तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो आगे फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट फिर हम 0 में जब 2 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर वही सब कुछ जैसे कि आपको लास्ट टेबल में समझाया गया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से आती है कि नेक्स्ट वैल्यू को हम ऐड करते जाते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती जाती है, ठीक है। अब ओगाइफ को प्लॉट करने के लिए ग्राफ पेपर के लिए हमें जो है एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा, और वो है अपर क्लास बाउंड्री, ठीक है। तो अपर क्लास बाउंड्री कैसे आएगी उसको हम पहले कैलकुलेट करके आपको बताएंगे कि अपर क्लास बाउंड्री कैसे कैलकुलेट होती है, देन हम यहां पर अपर क्लास बाउंड्री फाइंड करेंगे। तो देख लीजिए, कैलकुलेशन का काम मैं यहां पर कर रही हूं जी। अपर क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला हमारा होता है इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस d/2, ठीक है। तो क्लास, अब यहां पर देखिए अपर क्लास लिमिट क्या है। अपर क्लास लिमिट जितने भी हमें यहाँ पर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रही हूं, जितने भी हमें यहाँ पर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं, ये तमाम के तमाम मेरी क्या है, अपर क्लास लिमिट है, ठीक है। तो अपर क्लास लिमिट में तो हम ये वैल्यूज को पुट करते जाएंगे तो आते जाएगा। लेकिन अब डी क्या है, देखिए क्लास, यहाँ पर जो डी है ऑलरेडी हम लास्ट 22.1 एक्सरसाइज में भी आपको बता चुके हैं डी का फॉर्मूला, जो कि अनग्रुप डाटा के लिए, याद रखिएगा ये डी जो हम फाइंड करेंगे ये अनग्रुप डाटा के लिए, फॉर डिस्क्रीट डाटा के लिए या कंटिन्यूस, लेकिन अनग्रुप डाटा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अनग्रुप है। तो ये डी का जो फॉर्मूला आपको मैं लिख रही हूँ ये सिर्फ अनग्रुप के लिए, जब हम ग्रुप डाटा की बात करेंगे तो डी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। वन अपॉन 10 की पावर m, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसका फॉर्मूला। अब यहां पर m क्या है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि ये डाटा हमारा डिस्क्रीट है, ठीक है। यहां पर डेसिमल पॉइंट तो नहीं हो सकता ना, डिस्क्रीट डाटा आपको बताया था कि जो काउंटेबल होता है हमारा वो हमारा डिस्क्रीट डाटा कहलाता है। तो ये जाहिर है कि डेसिमल पॉइंट इसमें नहीं है, तो डेसिमल पॉइंट जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद कोई डिजिट तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पर m क्या होगा, 0 होगा। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट या 2 डिजिट होते तो फिर हम m की वैल्यू उसके हिसाब से कैलकुलेट करते। अभी यहाँ पॉइंट के बाद कुछ भी वैल्यू नहीं है तो m हमारा क्या होगा, 0 होगा।
इसका तो मतलब है कि अगर m यहां पर हम 0 पुट कर देते हैं तो d क्या आ जाएगा हमारा 1 पुट की। तो आपको पता है कि किसी भी नंबर या किसी भी अल्फाबेट की पावर को अगर हम 0 कर देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि वो 1 के इक्वल है। तो अगर 10 की पावर मैंने यहाँ 0 की है तो इसका मतलब क्या हो गया 10 1 के इक्वल हो गया, तो ये 1/1 हो गया। ठीक है, इसका मतलब डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, डी की वैल्यू मेरे पास यहां पर आ चुकी है 1। यहां लिख देती हूं डी किसके इक्वल हो गया 1 के, क्योंकि नीचे हम 1 लगाते नहीं तो डी की वैल्यू यहां पर 1 आ चुकी है। ठीक है, अब मुझे यहां पर डी की वैल्यू को 1 रखते जाना है और उसको डिवाइड करते जाना है 2 से। साथ साथ हम अपर क्लास लिमिट भी रखते जाएंगे। तो पहली अपर क्लास लिमिट मेरी क्या है 1 है। ठीक है, इसके साथ साथ हम दूसरी बारी बारी 1 बाय 1 रखेंगे, लेकिन हम हर वैल्यू को फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद मैं आपको फिर बताती हूं कि आगे आपने क्या करना है। जी, अपर क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट मेरी पहली क्या है 1। 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 हमारी खुद की एंट्री की हुई है, वो बेसिकली टेबल में मौजूद नहीं थी, क्वेश्चन में मौजूद नहीं थी, हमने खुद से एंटर किए। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास अपर क्लास लिमिट मेरी होगी 1। डी यहां पर मेरा आ चुका है 1 और ये डिवाइड किससे हो रहा है 2 से। जी, 1 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5 हो जाएगा और 1 में जब 0.5 ऐड होगा तो अपर क्लास बाउंड्री मेरी क्या आ जाएगी 1.5 आ जाएगी। ठीक है, तो पहली क्लास बाउंड्री तो मेरी आ चुकी है 1.5। ठीक है, तो क्लास अब आप कहेंगे कि मिस क्या हमें सारी वैल्यू इसी तरह कैलकुलेट करनी है जिस तरीके से हमने फर्स्ट को काउंट किया। सॉरी, यहां पर तो 0 है ना, ये नहीं आएगा, यहां पर तो हम 0 कॉपी कर देंगे। ठीक है, इसको नहीं लेंगे हम, यहां से हम देखेंगे क्योंकि यहां से हमने कैलकुलेट करना शुरू करिए। इसके आगे हम लिखेंगे 1.5। जी, उसके बाद अब आप ये देखें बेसिकली हमारा यहां पर हो क्या रहा है काम। अगर मैं यहां पर सेकंड के लिए कैलकुलेट करती हूं, यहां पर 2 लिखती हूं, ठीक है, तो मुझे यहां अपर क्लास लिमिट में क्या लिखना होगा 2 लिखना होगा। डी तो मेरा वही रहेगा ना, सेम 0.5 ही रहेगा। ठीक है ना, अब 0.5 में जाहिर है जब मैं 2 को प्लस करूंगी यहां पर नेक्स्ट बदल जाएगी 2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। इसी तरह से फिर जब मैं यहां पर 3 रखूंगी, क्योंकि मेरी चेंज कहां हो रहा है यहां पर सिर्फ अपर क्लास लिमिट चेंज हो रहा है ना, डी और d/2 तो वही रहेगा सेम जो कि ये था। तो हर जगह क्या हो रहा है कि 0.5 का इजाफा होता जा रहा है। तो आपको हर किसी के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हर वैल्यू में अपर क्लास लिमिट की हर वैल्यू में 0.5 को ऐड करते जाएं, आपकी अपर क्लास बाउंड्री आती जाएगी। जैसे पहली हमारी आई है 1.5, तो सेकंड हमारी क्या होगी 2.5, फिर थर्ड मेरी क्या होगी 3.5, इसी तरह से फोर्थ क्या होगी 4.5, फिर 5 क्या होगी 5.5। तो ये देख सकते हैं यहां पर मेरी तमाम अपर क्लास बाउंड्री आ चुकी है आपके सामने। बिल्कुल इसी तरीके से आपने कैलकुलेट करनी है सारी, सिर्फ एक वैल्यू को आपने कैलकुलेशन में दिखाना है, बाकी वैल्यू खुद ब खुद आती जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ की तरफ, देखते हैं कि ऑगेव का ग्राफ जो है वो हम कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पर। तो आइए ग्राफ की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं अपने ग्राफ ऑगेव की तरफ, जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहते हैं। ग्राफ आपके सामने है, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे अपर क्लास बाउंड्री और वाई एक्सिस पे आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका टेबल पहले बनवा चुकी हूँ, आप अपने सामने टेबल को खोलकर रखें, आपने यकीनन नोट कर लिया होगा और उससे अपनी वैल्यूज को टैली करते जाएं। यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो पहले हम इसका स्केल समझ लेते हैं कि मैंने स्केल किस तरह डिजाइन किया है। अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस पे देखें तो 5 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 0.5 यूनिट के इक्वल है, यानी हर 5 स्मॉल स्क्वायर के बाद हमने 0.5 का इजाफा किया हुआ है। देख सकते हैं स्टार्ट मेरी हो रही है 0.5 से, फिर 1 है, फिर 1.5 है, इस तरह से। इसी तरह से अलोंग वाई एक्सिस को देखिएगा,
5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी हर 5 स्मॉल बॉक्स के बाद हमारा 1 यूनिट का इजाफा हो रहा है। 1 2 3 4 देख सकते हैं। इस तरीके से हमने ग्राफ को स्केल को डिजाइन किया है। आप भी ऐसे स्केल बनाइएगा और ये स्केल आपने कहां पर नोट करना है, ग्राफ पेपर के कॉर्नर पर। तो अब हम ऑगिव का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। आ गए ग्राफ की तरफ, ये देख लीजिए एक्स एक्सिस पे अपर क्लास बाउंड्री है, वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ग्राफ का जो स्केल है वो आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूं। आप लोगों ने स्केल ग्राफ पेपर के सेम कॉर्नर पर ही लिखना है, ठीक है। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपना ग्राफ बनाना। तो देखिए हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस को हमने प्लॉटिंग करनी है। तो एक्स एक्सिस पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है 0.5, यानी कि अपर क्लास बाउंड्री जो हमारी फर्स्ट है वो है 0.5। और जैसा कि आपको पता है कि ये 0.5 जो आ रहा है ये हमने डमी क्लास को ऐड किया था 0, तो ये उसकी वजह से आ रहा है 0.5। तो इसमें सिर्फ एक ही डमी क्लास ऐड होती है, स्टार्ट में शुरू में ही बता चुकी हूँ आपको, तो वो यकीनन मेरी यहाँ पर है। और 0.5 पे फ्रीक्वेंसी मेरी क्या है 0, तो ये पॉइंट मेरा यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। 0 ये रहा, तो यहीं पर मैं ये पॉइंट प्लॉट कर दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट 0.5 के बाद 1.5 पे मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही थी 2, तो 1.5 पे हम 2 पे लगा देते हैं। ये देखिए आपके सामने 2 लगा हुआ है, तो ये 1.5 ये रहा, तो हम यहां पर इस तरीके से पॉइंट लगा देंगे, इसको सर्कल कर दिया मैंने। उसके बाद 2.5 पे 7 है, अपर क्लास बाउंड्री मेरी है नेक्स्ट 2.5 और उस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 7। तो 7 कहां है, ये रहा 7, ठीक है। यहां पर आएंगे 2.5 और ये 7 के सामने। इसी तरह से फिर 3.5 पे 11 है, ये रहा 3.5 और 11 मेरा ये देखें ये यहां पर आ रहा है। बिल्कुल देखिए 11 के सामने है और ये 3.5 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद 4.5 है नेक्स्ट अपर क्लास बाउंड्री 4.5 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है मेरी 14, तो 4.5 ये रहा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 है, तो 14 ये आपके सामने ये देख सकते हैं, ये 4.5 और 14 ये इस तरीके से। उसके बाद 5.5 पे 15 है, यानी क्लास बाउंड्री नेक्स्ट जो है वो 5.5 है और उस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिली आ रही है 15, तो 5.5 ये रहा लास्ट में और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इस पर 15, तो 15 ये रहा ऊपर। जी तो क्लास आप देख सकते हैं यहां पर सारे पॉइंट आपके सामने हैं। अब इनको जो हमें मिलाना होता है ना पॉइंट को, वो स्केल से नहीं मिलाना होता आपको, जैसे कि मैं पहले भी लिखवा चुकी हूँ ऑगिव की प्रॉपर्टी में कि इसमें स्केल यूज नहीं होता, फ्री हैंड डायग्राम बनती है, यानी फ्री हैंड जो है वो हम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, हाथ से हम थ्रू हैंड हम अपने ज्वाइन करेंगे पॉइंट्स को। तो देख लीजिए विदाउट यूजिंग स्केल इसको हमने बनाना होता है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा ऑगिव आपके सामने आ चुका है बिल्कुल सेम। और तमाम लास्ट पॉइंट को लास्ट से मिला दें तो जरा खूबसूरत लगेगा इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से स्केल से मैं मिला देती हूँ लास्ट को। ये देखिए इस तरीके से ये ऑगिव की शेप आ चुकी है आपके सामने। तो उम्मीद है कि आपको किस तरीके से प्लॉट करना है ये आपको समझ आ गया होगा। बस इसमें यह है कि स्केल का यूज नहीं करेंगे और हमारी सिर्फ और सिर्फ 0 कहाँ ऐड होगा, मतलब जो हमारी जो डमी क्लास है वो एट द स्टार्ट ऐड होती है, एंड में ऐड नहीं होती। इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ऑगिव कंप्लीट हुआ, देख सकते हैं आप। जी तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं
और कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक कर दें, और वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।